वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एचपीयू जूलॉजी एंट्रांस टेस्ट 2023 के बारे में। तो आप सभी को पता होगा, आपने जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है जो एमएससी एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो रिलीज़ कर दी गई हैं, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 अप्रैल 2023। तो जिन बच्चों ने भी अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका सिलेबस। एचपीयू कभी भी अपना सिलेबस मेंशन नहीं करता है और आई थिंक आगे भी नहीं करेगा। तो एचपी का सिलेबस तो जारी नहीं किया गया, बट आपको पढ़ना क्या है। एमएससी जूलॉजी के अलावा जो बच्चे हैं वो प्लीज़ कृपया करके अपने जो मेंटर होते हैं, चाहे आपका किसी भी रिलेटेड में हो, चाहे आपका सीनियर ही क्या हो, उनसे एक बार आप बात कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एमएससी के जूलॉजी के अलावा आई थिंक जैसे बॉटनी होगी, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स होगी, मैथमेटिक्स होगी, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इसके फील्ड का नहीं हूँ। ठीक है, तो एमएससी जूलॉजी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ओके, जो बाकी रहे वो कृपया करके अपने जो भी आपके मेंटर हो, चाहे आपके वो एमएससी में पढ़ता हो, चाहे आपका सीनियर का हो या आपका ब्रदर भाई जो भी है, ठीक है, उनसे एक बार बात कर लीजिए कि कैसा लेवल आता है। ओके, उस तरह से आपको तैयारी करनी है। एमएससी जूलॉजी वालों के लिए मैं आपको बहुत इजी कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 में। 2022 में किस सेक्शन से आपका कितना मटेरियल आया था, क्योंकि मेन बात ये होती है कि कौन सी सेक्शन हम पढ़ें जिससे हमें ज़्यादा हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि कौन सी सेक्शन आपको कवर करनी है और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो पहली जो सेक्शन है वो एनुअल डाइवर्सिटी, और एनुअल डाइवर्सिटी से 10 क्वेश्चन आए थे हमें। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए थे? 10 क्वेश्चन आए थे। और एनुअल डाइवर्सिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता चलूँगा। बाकी कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी इस चैनल पर, ठीक है। और इसके रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको कमेंट करना है। ओके, तो एनुअल डाइवर्सिटी, तो एनुअल डाइवर्सिटी पे आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल के मैं दूँ तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन। ओके, या हम बोल सकते हो कि किसी का भी साइंटिफिक नाम पूछ सकते हो, किसी का भी कॉमन नेम पूछ सकते हैं वो। उसके बाद फाइलम में जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर सिलोमेट। ओके, जिनमें सिलोम प्रेजेंट होती हैं या जिनमें सिलोम एब्सेंट होती है या असिलोमेट्स होते हैं। ओके, ये सीडोसिलोम होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपसे एनिमल डाइवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके जो भी फाइलम है, ठीक है, जितने फाइलम है, ठीक है, उन फाइलम्स में आपके जो क्लासेज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन किस में है। ठीक है, जैसे पूछा जाए कि सभी फाइलम से सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है जिसमें बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हैं, बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं, तो आपको याद रखना है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, और जैसे हम पूछ लिया है कौन से क्लास है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं डेंसिटी है, तो वो आपका क्लास है इंसेक्टा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको एनिमल डाइवर्सिटी कवर करनी है। आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी के। नो नेगेटिव मार्किंग, टेंशन लेनी है। पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, आपके पास टाइम भी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, टाइम आपने देखो कितने मिनट है देख लेना, बाई फॉरगट टाइम कितना मिलता है, 60 मिनट मिलते हैं कि नहीं, सो 120 मिनट मिलते हैं। हाँ, 120 मिनट में आपको करने होते हैं। हाँ 120, हाँ 120 मिनट में आई थिंक देख लेना आप, आई थिंक 120 मिनट मिलते हैं। उसके बाद सेल कल्चर, तो सेल कल्चर से 2 क्वेश्चन आए थे। सेल कल्चर में हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ फैक्टर कौन से होते हैं, हमारे जो एनिमल सर को हमको ग्रो करना है तो कौन कौन से हमें ग्रोथ फैक्टर चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमें आया था। बाकी सेल कल्चर की शुरुआत किसने की थी, फादर ऑफ सेल कल्चर कौन है। ठीक है, जैसे आपका हैवरोथ था, हैवरोथ आपके होते हैं हैवरलैंड, सॉरी हैवरलैंड, वो होते हैं आपके इसके बोटनी के। तो हमारे फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ऐसा हो सकता है कि एनिमल टिश्यू कल्चर या एनिमल सेल कल्चर के फादर कौन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो बेसिक क्वेश्चन थे बट आप भूल चुके होते हो। ठीक है, आई थिंक आप वीडियो देख रहे हो तो एमएससी जूलॉजी को मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि फादर ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर कौन है। ठीक है, हैवरलैंड के बारे में सभी जानते हैं बट हैवरलैंड नहीं है, वो प्लांट टिश्यू कल्चर के हैं। ठीक है, तो ग्रेनवेले रोच हैरिसन है, देख लेना एक बार। उसके बाद रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आए, और ये प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है, ऐसे मत सोचना कि इसी बार आया था, हर बार यही पैटर्न फॉलो होता है। तो रिप्रोडक्शन के 4 क्वेश्चन आए थे। रिप्रोडक्शन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं, oogenesis से बन जाते हैं। बाकी हॉर्मोन्स,
आपको हॉर्मोन्स नहीं भूलने हैं। जो भी आपके हॉर्मोन्स पार्टुरेशन में यूज़ हो रहे हैं, या हम बोल सकते हैं आपके जो ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है, कॉर्पस लुटियम बन रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से 4 क्वेश्चन आए थे। ओके, 4 क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे आएंगे, जैसे पूछ लेंगे कि लाइफ स्पेस ऑफ आरबीसी, ठीक है, लाइफ स्पैन आ जाएगा, या सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे हार्ट के रिलेटेड कौन सा एवी नोड का क्या काम है, एस सी नोड का क्या काम है, ठीक है, कौन सा पेस मेकर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका जो रिदम होता है, कार्डिक रिदम, वो कितने सेकंड का होता है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, आपको याद रखना है, कार्डिक रिदम, ठीक है। इसको आपने बीएससी सेकंड ईयर में आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, हार्ट का, ये बार बार क्वेश्चन आता है, हार्ट को ढंग से पढ़ लेना। उसके बाद इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में आपके 3 क्वेश्चन आए थे। इकोलॉजी में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़ा सा ग्राफ देख लेना, जे शेप्ड कर्व होता है कि एस शेप कर्व होता है, आप सभी को पता होगा। इन केस ऑफ ह्यूमंस है, आपको सर्वाइवरशिप कर्व कौन सा होता है, सर्वाइवरशिप कर्व 1 होता है, 2 होता है, या 3 होता है, या जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, या एस शेप सिग्मोइड होता है, ठीक है। जैसे हमारे केस में सिग्मोइड होता है, क्योंकि लिमिटेड फूड है, लिमिटेड हमारे अंदर जो कंपटीशन क्या है, लिमिटेड फूड है, हर चीज़ हम स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए, तो हमारे में एस शेप्ड कर्व बनता है, तो जे शेप कर्व कहाँ बनता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पुट अप होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर देखूँ तो सेल बायो, तो नेक्स्ट मैं सेल बायो का देख रहा हूँ, तो 16 क्वेश्चन पॉइंट आउट करना आपको। एनिमल डाइवर्सिटी के 10 क्वेश्चन आए थे, सेल बायो के आए थे 16 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 16 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सेल बायो काफ़ी ब्रॉड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आ जाएंगे। बाकी बाकी देखिए सेल बायो से कहाँ से आ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, कौन से किसने खोजा था, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का क्या रोल है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कौन सा इनहेरिट करता है, मैटरनल इनहेरिटेंस आता है कि पेटेंट या फादर से होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये मदर से इनहेरिट होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होता है थ्रू मदर। ओके, काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं सेल बायो से। सेल बायो से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जानी है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, जो मैंने बताया ऑर्गेनेलिज के बारे में, जितने भी ऑर्गेनेली हैं सारी ऑर्गेनेली कंप्लीट कर लीजिए। बाकी सेल बायो में बाकी आ जाता है आपके सिग्नलिंग। सिग्नलिंग आप में आई थिंक बीएससी में ज़्यादा हार्ड लेवल सिग्नलिंग है, बहुत स्लो लेवल की है मैं बोल लूँ तो। आपका जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग की होती है, ठीक है, पैराक्राइन सिग्नलिंग की होती है, मारा मारा आपको देख लेना है। आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है कि जैक स्टार्ट सिग्नलिंग करनी है, या आपको रैस मैप सिग्नलिंग करनी है, इतना डीप नहीं जाना आपको। आपको बस पढ़ना है कि ओवरऑल, ठीक है, जैसे मोटा मोटा बोलते हैं ना, वो ऐसा पढ़ना, ठीक है, सिग्नलिंग में। बाकी आपके प्रोटीन शॉर्टिंग आपको छोड़ना नहीं है कि प्रोटीन कैसे ट्रैफिकिंग कर रही है, प्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, किस ऑर्गेनली से ट्रांसफर हो रही है, सबसे पहले वो को रिलेशन में जा रही है, या आपकी ऐसी जा रही है पोस्ट ट्रांसलेशन में जा रही है, ठीक है, तो इसको देख लेना है। 16 क्वेश्चन आ रहे हैं सेल बायो से। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी से क्या सीन है, ह्यूमन एनाटॉमी से आएंगे आपके जो आपके नेल्स हो गए, क्लॉज हो गए, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम इसमें आ जाएगा। इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आए थे ह्यूमन एनाटॉमी, 3 क्वेश्चन आए थे। ओके, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन आपको हमेशा याद रखना है, ज़्यादातर आपको ह्यूमन पर ही फोकस रखना है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेस्पायरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन का आपको फोकस रखना है। रेस्पायरेशन सिस्टम में आपका टाइडल वॉल्यूम आ जाएगी, टाइडल आपकी कैपेसिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि जो भी आपके डायफ्रागम होता है उसका क्या यूज़ होता है। उसके बाद एक कर्व भी आता है, आई थिंक मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा है, एक कर्व आता है सिग्मॉइड कर्व भी, आई थिंक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ एक कर्व बनता है, वो कर्व आएगा। हैम्सबर्गर इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद आपकी जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके रेस्पायरेशन के, आपको फॉलो करने हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के 7 क्वेश्चन आए थे। वो कितने क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी में आपको बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट का पास किया गया था। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क आ सकते हैं, नेशनल पार्क आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि बॉटनी आएगी, बॉटनी के क्वेश्चन डाल देते हैं भाई। बायोडाइवर्सिटी में नेशनल पार्क आ जाएंगे, जूलॉजिकल पार्क आ जाएंगे, आपकी बोलते हैं क्या बोलते हैं सेंचुरीज आ जाएंगी आपके, ठीक है। उसके बाद एक और, हाँ, हॉटस्पॉट, कितने हॉटस्पॉट है इंडिया में, कितने हॉटस्पॉट है वर्ल्ड वाइड, कितने हॉटस्पॉट है, इनको देख लेना भाई। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको देख लेना, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में आपको हॉर्स का याद रखना है, मैन का याद रखना है, और हो सके
हो सके तो एलिफेंट का रख लेना, हो सके तो। बट कंप्लीट आपका फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है हॉर्स का, और इवोल्यूशन भी कंप्लीट हॉर्स का ही हुआ अभी तक, और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जिसका कंप्लीट इवोल्यूशन हमें पता हो, बाकी सब फॉसिल हैं। ओके, तो ह्यूमन और हॉर्स देख लीजिए दोनों का। उसके बाद पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म में आपकी एक बुक है, आई थिंक थर्ड ईयर में है, इंसेक्ट वेक्टर की, ठीक है। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है कि कौन कौन सी आपकी वेक्टर होते हैं, कौन कौन से आपके जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे टसाई टसाई फ्लाई होगी, उसके बाद सैंड फ्लाई किस में होती है, काला जार कौन फैलाता है, उनका बैक्टीरिया का पता होना चाहिए, उसके जो पैरासाइट होते हैं पैरासाइट का पता होना चाहिए, वेक्टर का पता होना चाहिए कि किसके थ्रू फैलता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम का पता होना चाहिए आपको। आपको इस बार मॉस्किटो कौन कौन से हैं जो आपके डिजीज फैलाने में काम करते हैं, स्मॉल पॉक्स के बारे में पता चाहिए, चिकन पॉक्स के बारे में पता चाहिए। ऐसे से आपको कॉमन कॉमन बेसिक बेसिक आपको पढ़ लेना पैरासिटिज्म के बारे में। 4 क्वेश्चन आए थे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के 11 क्वेश्चन आए भाई। ओके, जेनेटिक्स कितने क्वेश्चन आए? 11 क्वेश्चन आए। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, अपना चेक कर लेना वहाँ पर। और साथ में 2019 और 2022 इन दोनों का मैंने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया है, एक बार चेक कर लेना, आंसर के साथ में डाली हुई है। ओके, यहाँ पर देखिए आप, मैं कहाँ चला था, जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स के 11 क्वेश्चन आए थे। तो अभी तक कितनी ब्रोड आ गई? ब्रोड अभी तक आई है एनिमल डाइवर्सिटी, सेल बायो और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है जेनेटिक्स में? तो आपने पढ़ा होगा डोमिनेंस, रिसेसिव एलील्स, जिसमें आपके मेंडेलियन लॉ, तीनों लॉ पढ़ लेने मेंडेलियंस के, जो भी है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ आपकी सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तीनों लॉ पढ़ लेना। नॉन मेंडेलियन में आपको पढ़ना है एपिस्टासिस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन कर लेना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये कंप्लीट हो जाए आपकी। बाकी बाकी जेनेटिक्स में क्या बचा आपको, ये कर लेना है। उसके बाद म्यूटेशन पकड़नी है, म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन को कभी मत छोड़ना। ओके, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ठीक है, एनप्लॉयडी, डिप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी, उनको मत छोड़ना, पक्का आएगी जेनेटिक्स में वो। ओके, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। 2 क्वेश्चन आए थे। इसमें आता कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारे टाइम में एक क्वेश्चन आता था लगातार कि जो पिग होता है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन और पिग के ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प कर रहा है, तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग बनाया था खुद, उसको देख लेना, उसका नाम क्या है, बहुत बार आया क्वेश्चन वो। उसके बाद आपके जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये मत सोचना कि प्लांट नहीं आएगा, आ जाएगा। टीआई प्लाज्मिड आ जाता है कई बार, ठीक है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम वाला, वो उसको ध्यान से देख लेना, थोड़ा थोड़ा देख लेना कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से किस चीज़ के बने होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको थोड़ा सा आपको ना रिदम पता होना चाहिए, जैसे पहले ब्लास्टोलाइजेशन होती है कि गैस्ट्रोलाइजेशन होती है, पहले निरोला बनता है, जैसे सबसे पहले बनता है आपका मोरूला, मोरूला से बनेगा ब्लास्टोला, ब्लास्टोला से बनेगा आपका गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला से बनेगा निरोला। तो देख लेना सीक्वेंस, देख लेना इसका। ओके, सीक्वेंस कैसा है इसका, ये क्वेश्चन सीक्वेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार आपके एम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा में आ जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। असल में प्लेसेंटा और चीज़ होती है और आपका एम्बिलिकल कोड और चीज़ है, इसको ध्यान से देख लेना। एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी आपके हार्मोनल है, तो हार्मोनल में आपको फॉलो करनी है, आई थिंक आप कर सकते हो पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन रिलीज कर रहा है, जितने भी हार्मोन रिलीज कर रहा है उनको कभी मत भूलना। बाकी आपको एक पर्टिकुलर हार्मोन बताऊं, इंसुलिन के बारे में लगातार क्वेश्चन आता है भाई, लगातार। इंसुलिन में कितनी अमीनो एसिड थी, यानी 51 को अमीनो एसिड थी, चेन ए कितनी अमीनो एसिड से बनी थी, चेन बी कितनी अमीनो एसिड थी, चेन सी कब टूटती है, कब बनती है, ठीक है। ये जो इंसुलिन में कभी डिफेक्ट आ जाए तो कौन सी डिजीज आपकी होती है, ठीक है, मेल्टस वगैरह बता देना आपको। इंसिपिडेंस और मेल्टस में क्या फ़र्क है। उसके बाद आपका लगातार क्वेश्चन आते हैं इंसुलिन हार्मोन पर। उसके बाद आपको याद रखना है कि डाइजेशन में कौन कौन से हार्मोन यूज हो रहे हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सब कुछ आपको पढ़ के जाना हार्मोन। तो टेक्निक्स, टेक्निक्स में हम बोल सकते हैं टूल एंड टेक्निक्स। टूल एंड टेक्निक्स में आपको पढ़ा होगा आपने, एलिसा टेस्ट पढ़ा होगा, क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जल, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जल हम यूज़ करते हैं। अगर वो जल यूज ज़्यादा चीप होता है कि आपका दूसरा पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोरोज फेज आपका यूज़ होता है, ठीक है। एसडीएस कहाँ पे यूज होता है, एसडीएस फेज का क्या यूज़ है, ये डीएनए में यूज़ किया जाता है कि प्रोटीन में यूज़ किया जाता है। तो एसडीएस फेज आपका प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को डीनेचुरेट करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। तो पता होना चाहिए इतना आपको। ओके, नेक्स्ट देखो 17 यूनिट मैंने कवर कर दिए, 18 यूनिट देखो आप।
इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में 8 क्वेश्चन आए थे, काफ़ी छोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी 8 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। इसमें आपको जो लगातार क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी कौन सी आपकी ऐसी बोलते हैं ना कि आईजीजी, आईजीएम, आईजीए या आईजीबी जो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है, कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है। तो लगातार क्वेश्चन करी जा रहा है, ठीक है। आईजीजी है, उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है, आईजीएम है, इसको देख लेना ध्यान से। एलर्जी के लिए कौन सी है, तो देख लेना इम्यूनोलॉजी काफ़ी आ जाती है। डिफेंस सिस्टम में आ जाता है कि लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स का काम है, टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, हेल्पर क्या करते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, ओके। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आए थे। बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको पर्टिकुलर बताऊं तो आपको अमीनो एसिड याद कर लेनी, कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्रैब साइकिल का, आपको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस का रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस तो टूटते तो कितने पायरुवेट बनते हैं, कितने पायरुवेट आपके जाके क्रैब साइकिल में जा रहे हैं, क्रैब साइकिल से वो ईटीसी में कितने आ रहे हैं, ईटीसी में कितने एटीपी यूज हो रहे हैं, कितने हाइड्रोजन आइटम्स बाहर निकल रहे हैं, कौन सा वहाँ पर इफेक्ट काम कर रहा है, एटीपीएज का क्या काम है। उसके बाद क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपके जो क्रैब साइकिल है उसको कौन सा कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद क्रैब साइकिल में कितने एटीपी बने, अगर एक आपका पायरुवेट टूट के आपका 12 एटीपी बना रहा है तो 2 पायरुवेट टूट के 24 एटीपी बनाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। फैटी एसिड्स में आपके कितने एटीपी यूज हो रहे हैं, कितने एटीपी आपके बन रहे हैं, 129 ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग और 108 आपकी न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग एटीपी बन रहे हैं, तो ध्यान रखना है ऐसी ऐसी बातों को। नर्वस सिस्टम एक क्वेश्चन आया था, देख लेना ध्यान से, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हम ब्रेन, तो भाई ब्रेन के पीछे पड़ जाइए। अब देखो ब्रेन का तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। अब ब्रेन की यदि आप कैविटीज़ पढ़ने लगो तो आप कितनी कैविटीज़ हैं, 4 आई थिंक 3 या 4 कैविटीज़ हैं। उसके बाद उसके कितने स्पाइनल कोड का आ जाएगा, काफ़ी डिटेल हो जाएगा नर्वस सिस्टम का। तो देख लेना, अगर क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आ रहा तो उसको क्यों पीछे पढ़ रहे हो, ठीक है। नर्वस सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो ऐसे उनके पीछे में पढ़ रहा है नर्वस सिस्टम के ही। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 क्वेश्चन आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम में ईजी वाले आएंगे कि वो हमारी क्या बोलते हैं उनको, प्लांट प्लांट क्यों नहीं डाइजेस्ट होते, पेट में क्या कमी है। कार्बोहाइड्रेट तो माउथ में टूट जाता है, बट ये जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ये क्यों नहीं टूटता है। रीज़न दे देना आपको कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके जो लिंकेज होती है सेलुलोज की, ठीक है। आप सभी को बताओ प्लांट्स की पत्तियों में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, सेलुलोज में लिंकेज होती है, वो होती है बीटा 1,4, बीटा 1,4 या अल्फा 1,4, बीटा होती है, यस, बीटा 1,4। तो बीटा 1,4 आपकी लिंकेज है। तो आपको देख लेना कि हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जिसका हम बोलते हैं जो टाइलिन रिलीज करती हैं या माइलोज में बोलते हैं, वो ओनली ब्रेक करवाती है अल्फा को ही, अल्फा 1,4 को वो ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, बट बीटा को वो तोड़ ही नहीं पा रही है, इसी कारण हम डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेने ध्यान से आपको। उसके बाद बायोटेक, बायोटेक का एक क्वेश्चन आया था, आपको पढ़ लेना है क्लोनिंग व्हीकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग व्हीकल्स तो एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेबल क्लोनिंग व्हीकल्स है या क्लोनिंग वेक्टर है फॉर द लेबोरेटरी यूज। P53, कभी मत भूलना इसको, P53 देख लीजिए ध्यान से कौन सा है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पर विटामिन के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी क्या है, विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम क्या है, विटामिन B7 का साइंटिफिक नाम क्या है। कई बार कोफैक्टर भी जाते हैं कि विटामिन B2 का कौन सा कोफैक्टर है, विटामिन B7 का कौन सा कोफैक्टर है। कोफैक्टर बताऊँ आपको क्या होते हैं, विटामिन, जैसे विटामिन में एग्जाम्पल लेता हूँ विटामिन 2 का ही, विटामिन 2 का साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन का जो कोफैक्टर है वो है FMN, ठीक है, सुना होगा आपने नाम FMN और FAD। विटामिन 7 विटामिन 7, तो विटामिन 7 को छोड़ो, आई थिंक मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा, विटामिन 7 देख लीजिए आपका। उसके बाद जैसे विटामिन को भी, जैसे NAD पॉजिटिव हो गया आपका, जैसे उसके बाद आपका फोलिक एसिड हो गया, ये सभी कोफैक्टर होता है, बट इतना डिटेल नहीं आएगा आपको, कोफैक्टर नहीं आएंगे। आप सिंपल कौन सी बीमारी होती है साइंटिफिक नाम याद रख लेना। उसके बाद फिश, 2 टॉपिक बचते हैं बस, फिश और सिल्क। ये क्या चीज़ है फिश और सिल्क, आपने पढ़ा होगा। आपके 2 सेक की बुकें हैं थर्ड ईयर में, एक आपकी फिश एंड फिशरीज, जिसको आई थिंक इक्वेरियम बोलते हैं आप, इक्वेरियम वाली बुक लगी आपको। एक लगी आपकी सिल्क, सिल्क की जो पढ़े होगे आपने। तो इसमें इनमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। एपिकल्चर से भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं कि आप इन दोनों को रख लो और एपिकल्चर को छोड़ रहे हो, एपिकल्चर से भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बट
एपिकल्चर आई थिंक आप कर लोगे, इतना टफ नहीं है। फिश से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिश से आ जाता है कि प्लेक क्वाड स्केल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, बोनी फिशेज में होती हैं, किसमें होती होती हैं, स्टिनोइड साइक्लोइड स्केल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो फिशेज हैं उनका साइंटिफिक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फिशेज उनका पढ़ना बाकी का जरूरत है, जैसे कैट फिश हो गई, आपकी कॉमन कार्प हो गई, आपकी सिल्वर कार्प हो गई, ग्रास कार्प हो गई, चाहे आपकी चन्ना स्ट्राइटा हो गई, उसको क्या बोलते हैं चन्ना स्ट्राइटा को, स्नेक हेडेड फिश हो गई आपकी, जैसे जैसे काफ़ी फिशेज देख लेंगे हो। फिशेज से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट फिश, जैसे एक है फिश सोचता हूँ जिसको बोलते हैं पफ्फर फिश। पफ्फर फिश बहुत इंपॉर्टेंट फिश है, साइंटिफिक नाम बहुत बड़ा है, याद रख लीजिए इसका क्या नाम है, आई फॉरगेट। सिल्क, सिल्क में आपका सेरीकल्चर होगा आई थिंक, है ना। सेरीकल्चर से क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी कि इसमें जो रोटरी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, रोटरी में कौन सी वो बोलते हैं ना हम, असम की जो होती है वो मोस्ट पॉपुलर होती है, हाईली एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। उसमें क्या खासियत है, असम में कौन सी ऐसी हम बोल सकते हैं, असम मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं एपिकल्चर बोल रहा हूँ सॉरी। सेरीकल्चर का देख लियो, सेरीकल्चर में आप कह जाएंगे कोकून वगैरह, पप्पल स्टेज आएगी आपकी, लार्वल स्टेज आ जाएगी आपकी। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा डीप क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, ओवर ओवर आपको पढ़ा है भाई, पढ़ना है एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, छोड़ दो ऐसे। ओके, तो ये टॉपिक मैंने दिए आपको, ध्यान से देख लेने ये टॉपिक, मैंने इसका लिंक डाल दिया टेलीग्राम चैनल पर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, ये है ओके। उसके बाद ये आपका 2022 वाला PDF चेक कर लीजिए इसको, ये देखो ये चेक कर लेना इसको, ये 2022 वाला है। इसके आंसर के थोड़े से ऊपर मिलेगी आपको, देख लेना मेरे चैनल पर। ये जो लिंक डाला मैंने ड्राइव का लिंक, ये 2019 का PDF है, इसको भी देख लेना। उसके बाद ये लोअर नॉन कोडरेट्स का PDF है, यदि आपके पास नहीं तो इसको देख लेना, लोअर नॉन कोडरेट्स, ये मैंने स्टार्टिंग में डाला था, इसको देख लेना। उसके बाद ये देखो, ये 2022 के आंसर की है, इसको भी देख लेना ओके। तो बाकी चलते हैं ठीक है। और नेक्स्ट आपको वीडियो आ जाएगी कल, डेली वीडियो आएगी इसके रिगार्डिंग, आपका पहला चैप्टर किया जाएगा कवर मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ओके। तो तैयार रहिए, चैनल को करना आपको सब्सक्राइब, और जितना हो सके आपको इस वीडियो को करना शेयर। थैंक यू।